So hello students, welcome to Learning Point. Today's topic is commerce. हमने अभी पिछली वीडियो में बात किया था इंडस्ट्री के बारे में. इस वीडियो में हम कॉमर्स के बारे में बात करेंगे जिसमें हमने फर्दर ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बारे में बात करनी है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्लाइड. सो हेयर हमारी जो बिज़नेस है, जैसे कि हमने बात की थी कि बिज़नेस को दो फॉर्म्स में हम कर सकते हैं, लाइक इंडस्ट्री की फॉर्म में या कॉमर्स की फॉर्म में. सो इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉमर्स. कॉमर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लाइक ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. अब ट्रेड के बारे में सब बच्चे जानते ही होंगे कि ट्रेड क्या होता है. ट्रेड में हम बाइंग एंड सेलिंग का कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और वी कैन सी दैट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द सेलर एंड द बायर्स. सो ट्रेड भी हमारा फर्दर दो टाइप्स में किया जाता है, इंटरनल ट्रेड एंड द एक्सटर्नल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड होता है जो हम अपनी विद इन द कंट्री, होम कंट्री के अंदर ही करते हैं, एंड एक्सटर्नल ट्रेड होता है जब हम दूसरी कंट्रीज के साथ अपना ट्रेड कंडक्ट करते हैं. सो दैट विल बी कॉल्ड एज द एक्सटर्नल ट्रेड. एंड इंटरनल ट्रेड जो होता है वो भी हम दो फॉर्म्स में किया जाता है, दैट इज़ होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड जो होता है जहाँ पे होलसेल सेलिंग की जाती है, होलसेल बाइंग की जाती है, एंड रिटेल ट्रेड में रिटेल बाइंग की जाती है एंड रिटेल सेलिंग की जाती है, जो हम आगे अपनी स्लाइड्स में पढ़ेंगे इन डिटेल. एंड एक्सटर्नल में भी तीन टाइप्स में हम ट्रेड करते हैं, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंट्रापोर्ट. इम्पोर्ट में हम बाहर से अपनी कंट्री जो होती है, बाहर की कंट्री होती है, वहाँ से हम गुड्स को इम्पोर्ट करते हैं, अपनी कंट्री में लाते हैं. एंड एक्सपोर्ट में हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में गुड्स को जो एक्सपोर्ट है वो करते हैं. एंड इंट्रापोर्ट होता है कि जब हम बाहर की कंट्री से गुड्स अपनी कंट्री में लाते हैं, नॉट फॉर द पर्पज़ ऑफ द कंजम्पशन. हम अपनी खुद की कंजम्पशन के लिए नहीं लाते हैं, हम दूसरी कंट्री, थर्ड कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए लाते हैं. तो दैट विल बी कम अंडर द इंट्रापोर्ट. एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बारे में हम आगे फर्दर स्लाइड्स में बात करेंगे. So now students, in this slide we will be talking about the particular topic commerce. So here commerce includes all those activities which are required for the exchange of goods and services. It also involves all the activities that assist in removal of hindrances of people, place, time, finance, risk, information faced during the exchange of goods and services. अब कॉमर्स होता क्या है? कॉमर्स के हमें यही पता है कि जब हम बायर और सेलर की बात करते हैं, कि जब हम परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, तो वो कॉमर्स के अंदर आता है. तो ये कैसे जो प्रॉब्लम्स होती है, हिंड्रेंसेस का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, कि जो पीपल की प्रॉब्लम्स होती हैं, प्लेस की प्रॉब्लम होती है, टाइम की प्रॉब्लम होती है, फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है, तो कॉमर्स उन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे रिमूव करता है. पीपल की प्रॉब्लम की एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक हमें पता है कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है दैट moves from the manufacturer to the particular wholesaler and wholesaler to the retailer and retailer to the particular consumer. तो ये जो हमारा जो ये पूरा प्रोसेस है, मैन्युफैक्चर से लेके जो हमारा कंज्यूमर तक प्रोडक्ट जाना है, तो ये बीच में जो मिडल मैन्स हैं, ये कौन होते हैं? ये ट्रेडर्स होते हैं. तो इन ट्रेडर्स के बिना क्या मैन्युफैक्चर से हमारा जो कंज्यूमर तक गुड जाएगा, प्रोडक्ट पहुंचेगा? क्या वो पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा. तो ये जो मैन्युफैक्चर से फाइनल कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को लेकर जाने की जब बात की जाती है, दैट इज थ्रू द ट्रेडर्स, दैट इज थ्रू द पीपल विच आर बीइंग इन्वॉल्व्ड एंड एक्ट एज अ मिडल मैन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर्स एंड द कंज्यूमर. सो दिस इज नोन एज द कॉमर्स. एंड फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द रिस्क ऑल्सो. रिस्क के केस में रिस्क की प्रॉब्लम कैसे कॉमर्स जो होता है वो हमारा सॉल्व करता है विद द हेल्प ऑफ द इंश्योरेंसेज. ठीक है. फाइनेंस की प्रॉब्लम कैसे कॉमर्स सॉल्व करता है? विद द हेल्प ऑफ द बैंक्स. आजकल बैंक्स जो होते हैं वो डिफरेंट लोन्स प्रोवाइड करते हैं एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ताकि स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, ताकि आपके बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए, उसको आगे और ज़्यादा बड़ा करने के लिए. सो दिस ऑल एक्टिविटी कम अंडर द पर्टिकुलर कॉमर्स. हमारे कॉमर्स के अंदर भी दो टाइप की एक्टिविटीज़ आती हैं.
ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड के बारे में भी हमने थोड़ा सा भी पहले बात की थी एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बारे में भी बात की थी। एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि जो ट्रेड होता है वो होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज नोन एज ट्रेड। इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉमर्स। ट्रेड होता है कि कॉमर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें हम खरीदना और बेचने की बात करते हैं एंड जो ट्रेड करते हैं उनको क्या बोला जाता है, ट्रेडर्स, ठीक है। एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो होता है ये वो ऑक्सिलरीज मीन्स वो एक्टिविटीज होती हैं विच सपोर्ट द ट्रेड, जो ट्रेड को क्या करती हैं, जो ट्रेड को सपोर्ट करती हैं। एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स इज नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अगर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड नहीं होगा, अगर ये ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग ये सब नहीं होगा तो हमारा जो ट्रेड है वो स्मूथली कंडक्ट नहीं हो पाएगा। हमारी जो एक्टिविटीज़ है, हमारा जो बिजनेस का पूरा कमेंसमेंट है वो भी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। इवन कुछ लोग होते हैं कि जिनके पास इतनी मनी नहीं होती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बट फिर भी वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पर्टिकुलर फाइनेंस, विद द हेल्प ऑफ द पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच विल बी कॉल्ड एज दी बैंक, जिनको हम बैंक बोलते हैं। तो वो जो बैंक है वो क्या एक्ट कर रहा है, वो एज अ कॉमर्स की तरह एक्ट कर रहा है और आगे आपके जो बिजनेस है उसको आगे मतलब बढ़ाने की के लिए आपकी हेल्प करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कॉमर्स बोलते हैं। यही सारी चीज़ें कॉमर्स के अंदर आती है, बट कॉमर्स प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। कॉमर्स के अंदर सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग की बात की जाती है, प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के बारे में बात की जाती है। सो आगे हम अपनी स्लाइड्स को कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो नाउ अब हम ट्रेड के बारे में बात करेंगे कि ट्रेड क्या होता है। The buying and selling of goods and services with an aim to earn profit is termed as trade. The people who are involved in trade are referred to as traders. अब हमें पता है कि जब हम बाइंग एंड सेलिंग की बात करते हैं तो वो सब ट्रेड के अंदर आता है, बट एक मेन चीज़ बिजनेसमैन की होती है जिससे उसका मोटिव जो है वो पूरा होता है, दैट इज़ प्रॉफिट। प्रॉफिट के बगैर कोई भी ट्रेड नहीं करता है। सो द पीपल हु आर इन्वॉल्व, और जो लोग ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं, क्या वो बायर है, क्या वो सेलर है, क्या वो मिडिल मैन है, दे ऑल आर ट्रेडर्स, ठीक है, उनको हम ट्रेडर्स बोलते हैं। अब हमारे पास ट्रेड जो होता है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। It is also known as home trade. The internal trade can be of two types. Internal trade का मतलब ही यही होता है कि जब हम goods and services की buying and selling करते हैं और वो भी अपनी home country के अंदर within the home currency, तो उसको हम क्या बोलते हैं, home trade बोलते हैं या internal trade बोलते हैं। अब internal trade जो अपनी country में ही किया जाता है वो दो तरीकों से किया जाता है। First होता है wholesale trade and second होता है retail trade. Wholesale trade, it refers to buying and selling of goods and services in large quantity. The wholesalers buy goods directly from the manufacturer, जिनको हम producer भी बोलते हैं, and sell those goods to the retailers. होलसेल ट्रेड जो होता है इसमें होल सेलर जो होते हैं वो बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जिनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, उनसे बल्क में, बल्क मतलब लार्ज क्वांटिटी में जो सामान होता है, जो जिस चीज़ में वो डील करते हैं, बेसिकली जो होल सेलर्स होते हैं वो दे बेसिकली ऑपरेट इन, और वी कैन से दैट डील इन ओनली वन टाइप ऑफ वैरायटी। वो वन टाइप ऑफ वैरायटी में ही डील करते हैं क्योंकि उनको बल्क में चीज़ें चाहिए होती है। तो बल्क में वो जो भी अपना वैरायटीज़ होती हैं, जो सामान होता है जिसमें वो डील करते हैं, जो गुड्स होते हैं, वो मैन्युफैक्चरर, वो प्रोड्यूसर से बल्क में लेते हैं एंड दैट ऑल्सो इन कैश, एंड देन फर्दर वो आगे रिटेलर्स को प्रोवाइड करते हैं इन क्रेडिट और कैश। क्रेडिट सर्विसेज भी वो रिटेलर्स को देते हैं ताकि उनके जो अपने कस्टमर्स हैं वो बने रहें। सो इन दिस वे होलसेलर की जो ट्रेडिंग होती है वो की जाती है। एंड नेक्स्ट जो है हमारा रिटेल ट्रेड होता है। रिटेल ट्रेड में क्या होता है, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटीज़। वहाँ पे हम लार्ज क्वांटिटी की बात करते थे, बल्क की बात करते थे जब हम होलसेल ट्रेड की बात कर रहे थे। एंड इन रिटेल ट्रेड यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटीज़ की बात की जाती है क्योंकि जो रिटेलर होता है उसने डिफरेंट वैरायटीज़ में जो गुड्स होते हैं वो रखे होते हैं। वो सिंगल वैरायटी में डील कभी भी नहीं करता रिटेलर के पास अलग अलग वैरायटीज़ की चीज़ें होती है जो उसको स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होती है, जो आगे फर्दर वो कंज्यूमर को देता है एंड कंज्यूमर को भी अपनी नीड पूरी करने के लिए स्मॉल क्वांटिटी पे ही गुड्स जो होते हैं वो चाहिए होते हैं। एंड इन दिस वे हमारा रिटेल ट्रेड जो है वो ऑपरेट होता है। एंड द रिटेलर बाइज गुड्स फ्रॉम द होलसेलर एंड sell these goods to the final consumer.
और जो रिटेलर होता है वो होलसेलर से गुड्स बाय करता है इन क्रेडिट और वी कैन सी दैट इन कैश, एंड फर्दर वो गुड्स प्रोवाइड करता है टू द फाइनल कंज्यूमर सेम इन क्रेडिट और इन कैश। अब जो रिटेलर होता है वो एक्ट करता है एज अ मीडिएटर की तरह बिटवीन द पर्टिकुलर वी कैन से दैट होलसेलर एंड टू द फाइनल कंज्यूमर के बीच में। मीडिएटर का मतलब होता है जो बीच का होता है, जो मिडल मैन की तरह एक्ट करता है और कनेक्ट करता है होलसेलर को टू द कंज्यूमर तक। डायरेक्टली तो होलसेलर कंज्यूमर को भी प्रोडक्ट दे सकता है, बट वो रेयर केसेस होते हैं जिनमें होलसेलर्स डायरेक्टली फाइनल कंज्यूमर्स को गुड्स दे रहे हैं, बट मोस्टली जो होलसेलर होता है वो फर्दर रिटेलर को देता है एंड रिटेलर फर्दर फाइनल कंज्यूमर तक अपने गुड्स को पहुंचाता है। एंड सो नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड होता है जब हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स की बात करते हैं एंड सर्विसेज बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। एक्सटर्नल ट्रेड इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। इट रेफर्स टू बाइंग, मतलब जो चीज़ें खरीदना या जो चीज़ों को बेचना वो भी अपनी कंट्री के बाहर कंट्री के बाहर मीन्स कि किसी और कंट्री के साथ जब हम ट्रेडिंग का कंसेप्ट इन्वॉल्व करते हैं, अपनी बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं गुड्स की, चाहे वो इंपोर्ट की फॉर्म में हो चाहे वो एक्सपोर्ट की फॉर्म में हो, वो सब हमारा एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर आता है। जब भी एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कनेक्ट हो जाती है और डीलिंग करती है ट्रेडिंग में, तो उसको हम एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। जैसे इंडिया अगर कुछ भी फॉर एग्जांपल यूएसए के साथ कुछ ट्रेड कर रही है तो वो एक्सटर्नल ट्रेड होगा। एक्सटर्नल ट्रेड इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स: एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड एंड इंट्रापोर्ट ट्रेड। अब जो एक्सपोर्ट ट्रेड होता है वो क्या होता है? इट रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री। जब हम गुड्स फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, अपनी कंट्री में कोई गुड्स बनाए, देन फर्दर जैसे इंडिया ने कुछ गुड्स यहाँ पे बनाए, जो आजकल इंडिया कर रहा है, इंडिया गुड्स अपने कंट्री में बनाता है, इंडिजीनियसली बनाता है अपने इक्विपमेंट्स को यूज़ करके, और देन वो फर्दर फॉरेन कंट्री में उन गुड्स को आगे एक्सपोर्ट करता है। इससे क्या इंडिया को बेनिफिट होता है कि उसकी जो फॉरेन रिजर्व्स होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, वो बढ़ते हैं। तो एक्सपोर्ट ट्रेड जो होता है आजकल इंडिया ज़्यादा इसको प्रमोट कर रहा है ताकि अपनी फॉरेन रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए, सो इसको ही हम एक्सपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। देन फर्दर इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है? इंपोर्ट ट्रेड होता है जिसमें हम गुड्स को बाय करते हैं फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। जब हम बाहर की कंट्री से गुड्स बाय करते हैं या फिर टेक्नोलॉजी बाय करते हैं और अपनी कंट्री में इंपोर्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट ट्रेड। जैसे आजकल बहुत सारी ऐसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज होती हैं जो आजकल इंडिया बाहर की कंट्री से क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, ताकि वो प्रोडक्ट्स उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके अपनी इंडिजीनियस कंसेप्ट की हेल्प से अपने प्रोडक्ट अपनी कंट्री में ही बना सके। तो फर्दर वो जो टेक्नोलॉजी हमने इंपोर्ट की बाहर की कंट्री से, उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट ट्रेड। इसमें भी दो कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। देन उसके बाद है इंट्रापोर्ट ट्रेड। इंट्रापोर्ट ट्रेड होता है जब हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, जैसे इंडिया ने यूएसए से इंपोर्ट किया एंड वो फाइनल अपनी कंजम्पशन के लिए नहीं किया, थर्ड पार्टी को बेचने के लिए किया, जैसे यूरोप में थर्ड पार्टी को एक्सपोर्ट करने के लिए किया, तो उसको हम इंट्रापोर्ट ट्रेड बोलते हैं। इसमें हम एक कंट्री से गुड्स को लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, देन फर्दर थर्ड जो हमारी कंट्री होती है हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। सो ये हमारा एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में था। पहले हमने इंटरनल ट्रेड पढ़ा जिसके अंदर हमारा होलसेल ट्रेड आता है, रिटेल ट्रेड आता है, एंड देन हमारा एक्सटर्नल ट्रेड है जिसके अंदर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंट्रापोर्ट ट्रेड आता है। सो ये हमारा पूरा ट्रेड के बारे में था। अब आगे हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बारे में कंटिन्यू करेंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जैसे कि हमने पहले बात कर ही ली है कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब भी वही होता है कि वो एक्टिविटीज़ जो हमारी ट्रेडिंग को स्मूथ कंडक्ट करवाने में हेल्प करती है। बेसिकली इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच सपोर्ट द परचेज एंड सेल ऑफ द गुड्स। तो अब हमारी जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है वन बाय वन करके हम बात करेंगे। जैसे कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट में बात की गई है दैट इट मूव्स रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू द कंजम्पशन ओवरकमिंग प्लेस रिलेटेड हिंड्रेंसेज। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक फैक्ट्री है, वहाँ पे बिस्किट्स की प्रोडक्शन हो रही है। अब वो बिस्किट्स जब बन गए, फाइनल प्रोडक्शन उनकी हो गई, देन उन बिस्किट्स को होलसेलर तक भी तो लेकर जाना है ताकि वो आगे मार्केट में कंजम्पशन के पर्पस के लिए कंज्यूमर तक पहुंचा सके। तो वो जो इंडस्ट्री से होलसेलर तक प्रोडक्ट को पहुंचाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्ट। सो इन दिस वे हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो हमारी ट्रेडिंग में हेल्प करता है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर तक प्रोडक्ट पहुंचाने में हेल्प करता है। देन इन कम्युनिकेशन इट फैसिलिटेट्स इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्टेंट पार्टीज एड्रेसिंग प्लेस रिलेटेड चैलेंजेस।
मतलब कि जैसे कम्युनिकेशन आजकल हमें पता है सोशल मीडिया, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब सारी चीज़ें क्या है, ये सब एडवर्टाइजिंग पर्पसेस के लिए आजकल यूज़ की जा रही है, आजकल कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए यूज़ की जा रही है। कोई पर्सन एक जगह बैठा है तो कोई पर्सन दूसरी जगह बैठा है, बहुत अपने डिस्टेंट प्लेसेस में, तो वो ईजली वे में कम्युनिकेट कर पाता है विद द हेल्प ऑफ द सोशल मीडिया, विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट एप्स। तो वो ट्रेडिंग भी हो पाती है उसके बेसिस पे। कम्युनिकेशन मीन्स कि अगर कुछ भी रिटेलर को होलसेलर तक कुछ भी, फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि रिटेलर ने होलसेलर को बोला है कि मुझे इतनी प्रोडक्ट्स अभी चाहिए, ठीक है, मुझे इतने प्रोडक्ट्स को ऑर्डर देना है या इतने प्रोडक्ट्स मुझे अभी चाहिए, तो वो कम्युनिकेशन की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर टेलीफोन और विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर मैसेजेस और वी कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर कॉलिंग, वो सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के बेसिस में की जाती है। तो इससे क्या हो गया, इससे आपकी जो सप्लाई होती है प्रोडक्ट्स की टू द रिटेलर तक, वो रुकती नहीं है। कॉन्टिन्यूस बेसिस पे जो हमारा ट्रेड है वो स्मूथ वे में कंडक्ट होता रहता है। एंड आगे हम बात करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंस की। It provides loans and credit facilities addressing financial problems and supporting business operations. Example overdraft facility, example discounting bills of exchange, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब बैंकिंग एंड फाइनेंस कैसे हेल्प करता है, जैसे किसी पर्सन के पास, लेट्स से मेरे पास इतना मनी नहीं है और मेरे को अपना स्टार्टअप या मेरे को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं ऑब्वियसली बैंक से जाकर लोन लूँगी और जिसके इन रिटर्न में उनको इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करूँगी। तो वो लोन जो होगा उस टाइम पे मेरे को मेरे बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में, कमेंस करने में हेल्प करेगा। अब बैंकिंग एंड फाइनेंस और भी बहुत सारी चीज़ें में हमें हेल्प करता है। लाइक फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं एक सेलर और एक बायर है। सेलर ने बायर को बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो इशू कर दिया, बट जिस डेट को इशू किया उस डेट से पहले सेलर को फॉर एग्जांपल इन नीड पड़ गई उस अमाउंट की, तो उस ऑब्वियसली बायर जो होगा वो तो यही बोलेगा कि जिस डेट को मेरा बिल इशू हुआ है मैं उसी डेट पे अपनी पेमेंट दूंगा। तो बट सेलर को उससे पहले जो है वो अमाउंट चाहिए, तो उसके पास एक तरीका है कि वो बैंक में जाकर अपना बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो डिस्काउंट करवा सकता है, जिसके इन रिटर्न जो होगा, जो बैंक होगा वो डिस्काउंटिंग चार्जेस जो है वो डिडक्ट करेगा, बट अमाउंट जो होगी, जो सेलर को नीड होगी वो मिल जाएगी। और जो बैंक होगा वो फर्दर उस टाइम पे, जिस टाइम पे बिल ऑफ एक्सचेंज को पूरा होना है, उस टाइम पे वो आगे जो कस्टमर होगा, जो बेसिकली बायर होगा जिससे वो अमाउंट लेनी है, बैंक उससे वो ले लेगा। बट जिस टाइम पे सेलर को ज़रूरत थी उस टाइम पे बैंकिंग, उस टाइम पे ट्रेडिंग, उस टाइम पे उस नीड को पूरा करने के लिए कौन बैठा था, दैट इज़ बैंक्स, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैठे थे। तो यही होता है, यही सब ऑक्सिलरीज होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं जो ट्रेड के स्मूथ कंडक्ट में फ्लो करती हैं। उसके बाद है इंश्योरेंस। Basically, it offers protection against risks such as fire and theft, mitigating risk-related challenges. आजकल जो एम्प्लॉयर्स होते हैं फॉर एग्जांपल, वो एम्प्लॉयज़ की एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवा देते हैं। इससे एक सेफ्टी बनी रहती है। जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने जो उनकी शॉप्स होती हैं उनकी फायर के अगेंस्ट जो फायर इंश्योरेंस होती है वो करवा लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर में अगर कुछ भी फॉर एग्जांपल गुड्स को आग लग गई या कुछ भी हो गया, लेट से कुछ भी हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी, हमारा फ्यूचर अनसर्टेन, हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, तो चोरी हो गई, गुड्स को आग लग गई, फायर इशू हो गया, तो उस केस में आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी होगी, जो आपसे अगर आपने इंश्योरेंस करवाई होगी अपनी शॉप वगैरह की, अपनी गुड्स की, अपने स्टॉक की, तो ऑटोमेटिकली जो प्रीमियम आपने दिया होगा इंश्योरेंस कंपनी को, इन रिटर्न जो कंपोजिशन की डील हुई होगी, जितना भी परसेंट कंपोजिशन की डील हुई होगी, वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। वो लॉस आपको बेयर नहीं करना पड़ेगा, दैट विल बी बेयर बाय द इंश्योरेंस कंपनी। सो इस केस में आपका ट्रेड जो होगा वो रुकेगा नहीं, वो स्मूथ उसका फ्लो जो है, कंडक्ट जो है वो होता रहेगा, उससे आपका बिजनेस बंद नहीं होगा, बिकॉज आपको पता है कि आप सेफ हो, आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है। देन उसके बाद है वेयर हाउसिंग, सॉल्व स्टोरेज इशूज एंड इंश्योरेंस द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स एड्रेसिंग टाइम रिलेटेड हिंड्रेंसेस। इसमें ये बोला है कि जैसे अगर हमने कुछ गुड्स बनाए हैं, अब कुछ 100% गुड्स की प्रोडक्शन हो गई है, बट इन नीड अभी मार्केट में 50% की ही है, तो बाकी 50% को अभी ज़रूरत नहीं है मार्केट में, तो स्टोर करने के लिए कोई प्लेस तो होनी चाहिए ना। सो वो जो स्टोरेज की जो प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ बीइंग कवर्ड बाय दी वेयर हाउसेज, वो वेयर हाउसेज में रखे जाते हैं एंड इन फ्यूचर जब भी उनकी डिमांड होती है तो वो प्रोड्यूस अवेलेबल करवाए जाते हैं इन द मार्केट में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आइसक्रीम, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर प्रोड्यूस होते हैं, बट आइसक्रीम की ज़्यादा से ज़्यादा
डिमांड कब होती है, समर सीजन में। तो बाकी जो आइसक्रीम प्रोड्यूस हुई होगी वो कहाँ पे रखी जाएगी, अगर हम उनको रखेंगे नहीं तो वो ख़राब हो जाएगी। तो वो कहाँ पे रखी जाएगी, वो कोल्ड स्टोरेज में रखी जाती है, ताकि इन फ्यूचर अगर उसकी डिमांड पड़े तो उसको आगे जाकर अवेलेबल करवाया जा सके। सो ये सारी प्रॉब्लम जो होती है ये वेयर हाउसेज सॉल्व करते हैं, ये ऑक्सिलरी सॉल्व करती हैं। देन उसके बाद है एडवर्टाइजिंग। It promotes products and services to increase sales and expand customer base, addressing information related challenges. Advertising एक ऐसी चीज़ होती है कि जो भी आपने नई चीज़ अपने कंसेप्ट में लाई है, अपने बिजनेस में लाई है, वो कस्टमर्स तक पहुंचाना, अपने कस्टमर्स को इंक्रीज़ करना, मार्केट तक पहुंचाना, ताकि आपकी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, आपको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, आपकी ट्रेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके विद द कस्टमर्स और विद द अदर पार्टीज़। तो ये सारी चीज़ें एडवर्टाइजिंग हेल्प करती हैं। मीन्स सिंपल इसका मतलब है कि जो भी चीज़, नया कंसेप्ट आप अपने बिजनेस में ला रहे हो वो कस्टमर्स तक पहुंचाना, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि हाँ ये चीज़ हमारे बिजनेस में नहीं आई है तो आप इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। वो किसकी हेल्प से होता है, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग आजकल सोशल मीडिया, इंटरनेट, बैनर्स, ये सब किस पर्पज़ के लिए आजकल यूज़ किए जाते हैं, फॉर एक्सपैंडिंग द कस्टमर बेस, फॉर इंक्रीजिंग द सेल्स। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी ट्रेडिंग को स्मूथली कंडक्ट करवाने में हेल्प करती है, आपके बिजनेस को एक्सपैंड करवाने में हेल्प करती है। सो इन दिस वे में आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कंडक्ट होती है, वी कैन से दैट इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री और इन द फॉर्म ऑफ कॉमर्स। सो स्टूडेंट्स, यही था हमारा इसका जो बिजनेस का टॉपिक था, इंडस्ट्री और कॉमर्स का। अब यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।